हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 6 है और ये पहला लेक्चर है जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, सारा चीज यहाँ से आप लोग सीखोगे। लेकिन बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बच्चों, आपको एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होगी पढ़ाई के लिए, तो आप लोग नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि जो चीज पढ़ाया जाता है वो नोट्स में आपके पूरे कंप्लीट दिए जाते हैं। तो नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर ये है 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप जुड़े, व्हाट्सअप करें, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। चुम्बकीय फ्लक्स का यदि मैं 1 मिनट में कहूं कि परिभाषा है क्या, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती। बस इतने में काम खत्म। जिसको परिभाषा सीखना है तो बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट में वीडियो स्किप कर दो। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाता है? किसी भी तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजरती हैं, उनकी टोटल जो संख्या वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम फाई या फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो किस किस पर डिपेंड करता है, कुछ कितना चुंबकीय क्षेत्र है उस पर भी डिपेंड करेगा, और कितना तल है, कितना क्षेत्रफल है। बच्चों, जैसा कि यहां पर आप देखिए, मान के चलता हूं कि ये मेरा एक पृष्ठ है ऐसा, और इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत, जितनी भी लंबवत पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उनकी टोटल जो संख्या है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। इतना ध्यान रखना, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या हम काउंट करेंगे जो पृष्ठ के लंबवत है। जैसा कि यहां पे आप पूरा पृष्ठ देख रहे हो, इसके लंबवत जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जैसे ये मान लीजिए लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसके अलावा भी ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। मान के चल, लंबवत की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ना, बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा में प्रदर्शित कर दूंगा। ये लो भैया, जितने पेन के कवर हैं सबको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चीजें क्लियर है? ये देखो भाई, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा भाई। चलो चलो, ये तो गुस्सा हो गया कि सर हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये लो, तो पृष्ठ के लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी बच्चों, उनकी टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब बच्चों, हर पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्र सदिश। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पृष्ठ है, देखना ना, बहुत अजीबोगरीब ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। भाई ये आपका पृष्ठ है, अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? जैसे ये पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। सभी पृष्ठ का एरिया वेक्टर बच्चों हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जैसे मैं कहता हूं, एक मेरे पास पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर आप देख लो, इसका एरिया वेक्टर लंबवत ऊपर की ओर है। अब कैमरा में थोड़ा सा, कैमरा देखो, मोबाइल का कैमरा एक साइड होता है, इसलिए ये लंबवत नहीं दिख रहा है। बाकी मैं इसको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाऊं तो दिख जाएगा कि इस पृष्ठ के लंबवत एक एरिया वेक्टर है। इसको झुंझुना दे रहे हैं, देखो भाई, ये झुंझुना, ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर है। किसका? इसके पृष्ठ के लंबवत जो एक क्षेत्र सदिश होता है, उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर हो जाता है। ये लो भाई, ये इसका एरिया वेक्टर है। अब मैं आपसे कह दूं कि इस एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो मतलब दिशा है वो एक ही ओर है, इनके बीच कोण कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री। और जब किसी पृष्ठ का एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 0 डिग्री पर हो तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, क्योंकि उनकी काउंट करने वाली ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। भाई ये तो परिभाषा में बताया गया है कि भाई साहब, फ्लक्स किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वह संख्या जो पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी, और लंबवत गुजरेगी तो उसका एरिया वेक्टर भी लंबवत होता है। मतलब उसका एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जब समान होगी तब फ्लक्स अधिकतम होगा। ये नोट करके रखना बच्चों, ठीक है? पूरा का पूरा समझ में आया? मैं इसी को पृष्ठ मान लिया, तब उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको नजर आ रही होगी। कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा डायग्राम लेकर चलते हैं। डायग्राम में ही चीजें क्लियर हो पाएगी बच्चों। ये कैसे समझेंगे भाई? एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं एक पृष्ठ बना लिया, ये मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक बच्चों? अब ये पृष्ठ है, अब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से जितना भी ये लंबवत, इसके लंबवत मैं बता रहा हूं भाई, ये लंबवत है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये पृष्ठ के क्या है बच्चों? लंबवत। ये सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हैं। तो जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा लंबवत जाएंगी बच्चों, लंबवत मतलब यहां से प्रवेश करी, पूरी की पूरी लंबवत चली गई है। ध्यान रखना, लंबवत हम दर्शा रहे, अब दर्शाएंगे तो ऐसे ही सीधा खड़े तो नहीं कर सकते, लाइन को इसमें खड़े थोड़ी कर सकते हैं। अब हमने बताया
कि ये लंबवत यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो एरिया वेक्टर भी हमेशा लंबवत होता है। एरिया वेक्टर भी हमेशा लंबवत होता है बच्चों, ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर आपसे मैं कह दूं कि दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर, एरिया मतलब क्षेत्र सदिश के बीच कोण कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। अब इस स्थिति में मैंने आपको एक चीज समझाया कि भाई जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या पर और कितने क्षेत्रफल में से जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा यहां चुंबकीय क्षेत्र है, भाई इतना यदि छोटा सा क्षेत्र जाएगा तो इसमें से होकर जाएगा, इससे पूरा चौड़ा जाएगा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी। मतलब पृष्ठ पे भी डिपेंड करेगा। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और दूसरा डिपेंड करेगा उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र जनरेट हो जाता है, सूत्र जनरेट हो जाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपके एरिया वेक्टर के समांतर ना हो, थोड़े से टेढ़े हो जाएं, मतलब सीधे लंबवत ना हो, पृष्ठ के लंबवत ना हो, पृष्ठ से थोड़ी टेढ़े हो जाए तो क्या होगा भाई। मैं देखिए दूसरा कंडीशन बनाता हूं बच्चों। ये मेरा एक पृष्ठ है, पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होता है वो तो लंबवत रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते। पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो लंबवत होगा, तो लंबवत की दिशा हम ऊपर की ओर बनाए तो भैया ये लंबवत ही है। पृष्ठ का एरिया वेक्टर वो लंबवत है, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन मान के चलें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी टेढ़े हो जाए, क्यों? क्योंकि मान लीजिए भाई साहब ये पृष्ठ मान लीजिए ऐसा था, लंबवत था बच्चों। थोड़ा सा पृष्ठ की बात करता हूं, पृष्ठ ऐसा था तो मान लीजिए लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही थी। अब थोड़ा सा पृष्ठ ऐसा हो गया तो कुछ तो जाएगा, कुछ इसके लंबवत नहीं होगा। तो मान लीजिए कुछ कोण बनाते हुए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, फिर ये, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा तो रही है पृष्ठ से पर लंबवत नहीं जा रही है, थीटा कोण बनाता है। भाई ये तो आपका समांतर था तो कोण 0 डिग्री बना था, लेकिन इस बार थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। समझ में आया? तो भाई ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका एरिया वेक्टर तो लंबवत ही रहेगा। ये आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत रहेगा। भले ये इसको आप टेढ़ा कहीं भी करोगे लेकिन इस पृष्ठ से ये तो लंबवत रहेगा, मतलब जो n का मान है इसका लंबवत ही रहेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भले टेढ़े मेढ़े हो जाए, भाई मान लो पृष्ठ ही घुमा दिए, थोड़ा मोटा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इस स्थिति में केवल और केवल हम किस घटक को लेंगे बच्चों? लंबवत वाले घटक को। अब इसमें दो घटक हो जाएंगे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दो घटक में वियोजित होगा। जैसे इसको सामने हम करेंगे ना बच्चों, तो ये इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब वाली जो होती है वो डिनोट होती है बी साइन थीटा से। किससे? बी साइन थीटा। और ये वाला भाग आधार है, ये वाला भाग डिनोट होगा, ये वाला भाग बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। समझिएगा थोड़ा सा, ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, लंब जो होगा वो बी को बी साइन थीटा में डिनोट करेगा, और जो आपका आधार होगा ये जो है बच्चों ये आपका बी कॉस थीटा में। मतलब जो एरिया वेक्टर के समांतर होगा वो होगा बी कॉस थीटा। इसलिए हम जब मान लीजिए कुछ कोण बनाते हुए जा रहा है तो बी के जगह हम कर देंगे बी कॉस थीटा। क्या कर देंगे बच्चों? बी कॉस थीटा। ए है ही है। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, बी और ए हो जाएगा कॉस थीटा। बाकी 11th क्लास में पढ़े ही हो बच्चों आप लोग कि क्या हो जाएगा, ये बी डॉट ए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इस तरीके से इनका फार्मूला निकल कर आ जाता है। यहीं पे लोगों को परेशानी होती है बच्चों, ये चीज़ें जो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। क्या दिक्कत होता होगा? ये चीज़ के बारे में, भाई ये कहाँ से आ गया। तो ये आप लोग इतना समझ लो भाई, ये मैं फिजिक्स जब यदि आप स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ते आ रहे होंगे ना तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए ये दो घटक हैं, ठीक है, यहाँ पे कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा साइन थीटा रिप्रेजेंट होता है बी साइन थीटा, और ये आधार जो होगा बी कॉस थीटा। तो हम केवल उसी चीज़ को लेकर चलेंगे जो पृष्ठ के लंबवत है। भाई मान लीजिए 36 दिशा में तो उसको हम मान के नहीं चलेंगे। मान लीजिए ये पृष्ठ है बच्चों, ये पृष्ठ है,
पृष्ठ है, तो इसके जो लंबवत होगा, इसके जो लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, उसी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये टेढ़ा होने के कारण दो घटक में हो गया, एक क्षैतिज, इसके क्षैतिज, तो क्षैतिज नहीं लंबवत ही होगा। अब भाई लंबवत क्यों मान के चलें कि इस दिशा में लंबवत है, क्योंकि हम माने हैं ना कि एरिया वेक्टर लंबवत है, तो इसी दिशा वाला लंबवत होगा, जैसे यहां पर मैंने मानकर चला था। इसलिए बी के जगह बच्चों बी कॉस थीटा रख दिया, तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। यहीं से आता बच्चों बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए। ये चीज कहां से आता है, इसलिए मैं इसको समझाया थोड़ा सा। अब इनका थोड़ा सा स्थित विशेष है। स्थित विशेष का मतलब वही है बच्चों, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाया था कि डायग्राम में मान लीजिए दोनों के बीच कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर तो लंबवत है और आपका विद्युत क्षेत्र रेखा भी लंबवत हो, तो दोनों के बीच तो 0 डिग्री बनेगा। यानी कहने का मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र और तल के अभिलंब के अनुदिश अर्थात तल के लंबवत हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत होगा भाई, अभिलंब के अनुदिश होगा, यानी क्षेत्र सदिश। अभिलंब का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश का जो है उसके समांतर होगा, लेकिन तल के लंबवत होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां पर चीजें क्लियर है कि बी ए कॉस थीटा मैंने बताया था, लेकिन थीटा 0 डिग्री, ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थीटा 0 डिग्री मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ये जो अभिलंब है ना, ये एरिया वेक्टर है ना, उनके भी 0 डिग्री है। मतलब भाई तल भी, जो आपका तल है इससे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी है और आपका एरिया वेक्टर भी है, तब तो उनके बीच 0 डिग्री बनेगा। नहीं तो कह दो कि सर 90 लंबवत होता है तो 90 डिग्री होना चाहिए। भाई ये थीटा किनके बीच है, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच है, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ये आपका कोण तल के बीच में नहीं है, तल का अभिलंब एन और बी के बीच का कोण है। ठीक है, दूसरा स्थिति ये है कि मान लो 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री का मतलब ये हो जाए कि मान लीजिए हमारा ये तल है, थोड़ा समझिएगा, अब इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा हो जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो जब 90 डिग्री होगा बच्चों तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंबवत हो जाए, तल के अभिलंब के लंबवत। देखो ना क्या बढ़िया बात बोला है, चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब के, तल के नहीं, तल के लंबवत होगा तो फिर तो अधिकतम होगा, तल के अभिलंब के लंबवत हो जाए। ठीक है, यानी यहां पर देखिए तल के अभिलंब के लंबवत अर्थात तल के समांतर। भाई अभिलंब के लंबवत होगा तो तल के समांतर होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। यानी यहां पे जो आपका एन है और बी है इनके बीच 90 डिग्री हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। अब मात्रक के बारे में बात करें बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, क्या होता है, वेबर। इसे टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ला मीटर स्क्वायर। जिससे फार्मूला नहीं बनेगा तो 2 बार 3 बार उसे बैक करके वीडियो देखना। ठीक है, थोड़ा सा रुक के वीडियो देखना, आपको चीजें क्लियर हो पाएगी बच्चों। ठीक है, यदि आप अच्छे तरीके से समझेंगे 1-2 बार 3 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर इसके आप लोग थोड़ा सा फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब परिभाषा वगैरह, कि फाई बी बराबर कितना हुआ आपका, बी इंटू ए। यदि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाए, 1 टेस्ला हो जाए, 1 टेस्ला हो जाए, और जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो ये इसका मान हो जाएगा 1 वेबर। कितना हो जाएगा, 1 वेबर, क्योंकि इसका मान 1 इसका मान 1, तो 1 1 कम 1, यानी चुंबकीय क्षेत्र 1 हो जाए और क्षेत्रफल भी 1 हो जाए बच्चों, तो फिर आपका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 वेबर के बराबर होगा। यानी 1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक तल रख दिया जाए तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 1 वेबर के बराबर हो जाता है। कितना होता है बच्चों, 1 वेबर के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग कि 1 वेबर का मान कितना भाई, 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का एक तल रख दिया जाए, तब उसमें जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, जिसे नोट करना है कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है, तो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर का मान बच्चों 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, और जिसको बिमी सूत्र निकालना है वो इस तरीके से बिमी सूत्र निकाल सकता है। अब आप लोगों को लगेगा कि कैसे बिमी सूत्र निकलेगा, मैं बताता हूं। देखो, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे बच्चों। फाई बी बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र
और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल आपने पढ़ा होगा, F बराबर QVB, इस पर डिपेंड करता है। इससे B का मान निकालेंगे तो F अपान QV हो जाएगा, इंटू आपका A हो जाएगा। B का मान यहाँ से निकाल लेंगे ना, B बराबर कितना हो जाएगा, F अपान QV, यही तो है। अब यहाँ पे देखो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ML टिक पावर -2, ठीक है, यही होता है। क्षेत्रफल का लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, और आवेश धारा गुणे समय, और बच्चों बेग का दूरी बटा समय, ये चीज हो जाएगा। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m रहेगा, एक एल यहाँ जाएगा तो l का स्क्वायर हो जाएगा, ये t से t कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो t का पावर -2 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो a का पावर -1 हो जाएगा। यही चीज तो यहाँ पर लिखा है, पर हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए जरूरी है समझाना, ठीक है बच्चों। इससे आप लोग चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो यार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सबको पता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सर जरूरी नहीं है बताने के लिए, विमीय सूत्र बता दिए काफी है, ठीक है बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने चीजें सीख ली होगी। लोगों को कंफ्यूजन फिर से मैं बताता हूं कहाँ रहता है। जैसे यहाँ पे रहता है एक चुंबकीय क्षेत्र है, वो लंबवत है और उसका तल भी लंबवत है। इस स्थिति में ये जो अभिलंब है, यानी जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्र सदिश है, अभिलंब मतलब एरिया वेक्टर है, इनके बीच 0 डिग्री है। लेकिन बच्चों वहीं पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हो गया और उसका एरिया वेक्टर तो ठीक है, वो तो लंबवत ही रहेगा, किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर लंबवत होगा। लेकिन इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इसके एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाएगा, मतलब तल के समांतर हो जाएगा। यानी आपका मान लीजिए तल इस प्रकार से है, तल इस प्रकार से है, और इसी के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी, तो फिर तल से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगी ही नहीं। जब तल में से होकर, देखो भाई कोई चुंबकीय क्षेत्र और तल समांतर है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल में से होकर नहीं जाती है, अर्थात वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बिल्कुल नहीं है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या नहीं है तो फिर वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कंडीशन आप लोग हमेशा नोट करना, लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है और दूसरी जगह कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तल और अभिलंब ये एक दूसरे के लंबवत कैसे, तो ये आप पहले से नोट कर लो कि जो भी अभिलंब होगा, जो भी एरिया वेक्टर होगा, वो तल के हमेशा लंबवत होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि इस एरिया को मैं कहीं भी रख दूं, इस तल को मैं कहीं भी रख दूंगा, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर बना के रखा हूं बच्चों, ये हमेशा लंबवत ही रहेगा। कहीं भी रख दूं, कहीं भी घुमा दूं, लेकिन ये हमेशा लंबवत रहेगा। अब ये ऐसा भी घूम जाए फिर भी ये लंबवत रहेगा, ऐसा भी घूम जाए तो भी ये लंबवत रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये ऐसा हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत जा रही, थोड़ी सी घूमती जाएगी तो इस तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, बाकी इस n के मान में परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि वो लंबवत ही रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना ज्यादा जाएंगी उतना ही चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल जाता है। तो ये हुआ आज का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं, जिनको नोट्स लेना है 96 85 29 91 49, आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।